Hello everyone. I welcome you all to our online platform Clock Me. और जैसा कि हम पिछली क्लासेस में अब तक हम कुछ टॉपिक्स कर चुके हैं, जैसे कि टेंसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक हम कर चुके हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज़ वॉइस। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वॉइस, VOICE वॉइस। इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ SSC, क्योंकि इसके जो सेकंड एग्ज़ाम होता है, मेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें लगभग 20 क्वेश्चंस आते हैं इसके, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस 20 क्वेश्चंस, इन 20 क्वेश्चंस के अलावा ये और भी प्री में भी इसके 3-4 क्वेश्चंस होते हैं वॉइस के, और इसके अलावा ये और भी कई फॉर्म में पूछा जाता है, लाइक आपके जो फिलअप्स वाले सेंटेंसेस होते हैं वहाँ भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी ये टॉपिक आ जाता है। चलिए तो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस टॉपिक में क्या है, वॉइस होता क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि वॉइस होता क्या है। वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। वॉइस क्या होता है? वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके गाइस, वॉइस क्या होता है? फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। कैसे होता है? वॉइस के दो फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। तो गाइस, एक्टिव क्या होता है? जब हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को कहा जाता है उद्देश्य, सब्जेक्ट को कहा जाता है उद्देश्य, और जो काम करने वाला होता है उसको कहते हैं डूअर। एक्चुअली जिसको आप कहते हैं कर्ता, वो होता है डूअर, और सब्जेक्ट को हम हिंदी में उद्देश्य कहते हैं, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो होता है उसको विधेय कहा जाता है। हिंदी में अगर किसी ने पढ़ा हो तो मालूम होगा। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है? डूअर जो होता है, काम करने वाला जो होता है, वो एक्टिव होता है, इसलिए इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। डूअर कोई काम करता है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में आई एम टीचिंग इन द सेंटेंस कौन एक्टिव है? डूअर एक्टिव है। मैं एक्टिव हूँ भाई, आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग व्हाट? आई एम टीचिंग इंग्लिश। ओके गाइज, सो इस सेंटेंस में क्योंकि सब्जेक्ट एक्टिव है, आई एक्टिव है, डूअर एक्टिव है, इसलिए ये सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस में। अब ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में नहीं है, याद रखिएगा, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में नहीं होता। दिस इट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब जो एक्टिव या पैसिव वॉइस में होता है। तो हमारा जो वर्ब है एम टीचिंग, इट इज इन द एक्टिव फॉर्म। ओके, पैसिव फॉर्म की बात कर लेते हैं। पैसिव फॉर्म में क्या होता है गाइस? पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव, पैसिव वही सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं होता, वर्ब पैसिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस में वर्ब क्या होता है? वर्ब जो पैसिव वॉइस में हम यूज करते हैं वो होता है बी, यानी कि वर्ब बी। इसके फॉर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब जो है वो हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म में आती है पैसिव वॉइस में। ये पैसिव वर्ब का स्ट्रक्चर होता है। किसका स्ट्रक्चर होता है? पैसिव वर्ब का, सेंटेंस का नहीं। जैसे कि अभी हमने सेंटेंस देखा, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अगर हम इसको पैसिव फॉर्म में लिखेंगे तो पैसिव फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? इंग्लिश, यानी कि हमारा जो डूअर है वो एक्टिव नहीं होगा। यहां इंपॉर्टेंस किसका होगा? ऑब्जेक्ट का, या जिस चीज पर इन्फ्लुएंस हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? दैट इज इन्फ्लुएंस्ड, द थिंग विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ द डूअर। डूअर के एक्शन से जो चीज इंपैक्ट होती है, जो इफेक्ट होती है, इंपैक्ट जिस पर पड़ता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट, इंग्लिश इज बीइंग टॉट, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय सब्जेक्ट, यानी कि बाय मी। देखिए अब यहां पे ये सेंटेंस कौन से वॉइस में है? पैसिव वॉइस में? जी नहीं, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं है। ये जो वर्ब स्ट्रक्चर है, दिस इज इन द पैसिव वॉइस। व्हाट आई वांट टू से कि वॉइस जो होता है वो सेंटेंस नहीं, वर्ब का स्ट्रक्चर होता है। वर्ब दो फॉर्म में यूज किया जाता है, एक्टिव वॉइस
एंड पैसिव वॉइस। जब सब्जेक्ट यानी कि डूअर एक्टिव होता है, जब राम घर जा रहा है, यहाँ पर राम एक्टिव है, राम इज गोइंग होम, तो राम एक्टिव है तो द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। एंड ही इज ईटिंग मैंगो, ही इज ईटिंग मैंगो, ही एक्टिव है इन दिस सेंटेंस, तो क्या हुआ, एक्टिव वॉइस होगा। एंड मैंगो इज बीइंग ईटन, मैंगो इज बीइंग ईटन। तो पैसिव के स्ट्रक्चर्स तब बोले या लिखे जाते हैं जब वर्क या फिर उस चीज़ का इम्पोर्टेंट होता है जिसकी सहायता से काम हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं मार्केट से एक क्लॉक खरीद के लाया, आई परचेज्ड क्लॉक फ्रॉम द मार्केट, आई परचेज्ड क्लॉक। अगर आप डूअर यानी कि आई को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, अगर आप सेंटेंस में डूअर को इम्पोर्टेंस देना चाहते हो तो सेंटेंस कौन से वॉइस में लिखा जाएगा, एक्टिव वॉइस में। क्या लिखा जाएगा, आई बॉट, आई बॉट, मैंने खरीदी। जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देता, क्या खरीदा, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आएगा ए क्लॉक, आई बॉट ए क्लॉक, ठीक है। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं या वर्क को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, ए क्लॉक, ए क्लॉक वॉज बॉट, ए क्लॉक वॉज बॉट बाय मी, ओके। तो जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो तो एक्टिव वॉइस, और जब ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाए या वर्क को इंपॉर्टेंस दिया जाए तो सेंटेंस लिखा जाता है पैसिव वॉइस में। ओके गाइज, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम बात कर लेते हैं एक्टिव के स्ट्रक्चर की और पैसिव के स्ट्रक्चर की। तो एक्टिव के स्ट्रक्चर में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। एक्टिव में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, सब्जेक्ट या डूअर, सब्जेक्ट या डूअर। उसके बाद में ऑक्सिलियरी वर्ब, कौन सी वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब क्या होता है, हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनको ऑक्सिलियरी वर्ब्स कहा जाता है एक्चुअली। तो ऑक्सिलियरी वर्ब्स ऑक्सिलियरी वर्ब्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखना है। और इसके बाद आ जाएगा मेन वर्ब आपका, और मेन वर्ब के बाद में आपका आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला होता है एक्टिव स्ट्रक्चर का। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, जैसे कि मैं एक लेटर लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट हो गया हमारा, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस देते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्वियसली ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहां आ जाता है, तो ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। याद रखना है मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए इन दी पैसिव वॉइस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में हमने यूज किया ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा कौन से फॉर्म में होगा, ये भी ध्यान रखना है, वर्ब बी। ऑक्सिलरी वर्ब केवल और केवल वर्ब बी आपको यूज करना होगा। वर्ब बी अदर वर्ब्स के साथ, अदर हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज हो सकता है, जैसे कि डू, डज, डिड। और डू, डज, डिड का यूज पैसिव वॉइस में बिल्कुल नहीं होता। कौन से वर्ब का पैसिव वॉइस में यूज नहीं होता, डू, डज और डिड। इन तीनों वर्ब का यूज पैसिव वॉइस में होता ही नहीं है। डू और डज आर रिप्लेस्ड बाय इज, एम, आर एंड डिड इज रिप्लेस्ड बाय वाज और वर, क्योंकि वो पास्ट टेंस में होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, और ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज वर्ब बी, एंड क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर बाय प्लस हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। और हम प्लेसमेंट अदर वर्ड्स भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस को अगर हम लिखें, सेंटेंस क्या बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ए लेटर। सबसे पहले क्या यूज़ करना है पैसिव वॉइस में, ए लेटर। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ए लेटर के साथ एम नहीं आएगा, ए लेटर के साथ इज आएगा, क्योंकि एम का यूज़ तो आई के साथ होता है ओनली। तो ए लेटर इज, ए लेटर इज
अब मेन ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद हमें क्या यूज़ करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, राइट का थर्ड फॉर्म होगा रिटन, लेकिन ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में हमें क्या लगाना होगा अपनी तरफ से, वर्ब बी बीइंग लगाना होगा। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन, थर्ड फॉर्म, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय, आई नहीं लिखेंगे क्योंकि वर्ब के बाद कभी हम सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं लगाते, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाते हैं, इसलिए बाय मी हो जाएगा। आई का मी क्यों होगा, क्योंकि वर्ब के बाद आप कभी क्या यूज़ नहीं कर सकते, किसी भी प्रोनाउन का नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव फॉर्म, नॉमिनेटिव का मतलब भी सब्जेक्टिव होता है, तो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ वाई वहाँ मी हो जाएगा आई का। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्टिव और पैसिव के स्ट्रक्चर की हमने अभी बात की। आगे हम बात करते हैं कि एक बार हम वर्ब बी को समझ लेते हैं, वर्ब बी क्या होता है, या देखो पहले मैं बता दूं आपको ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिलरी वर्ब्स AUXILI ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स, मैंने कहा ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब का ही फॉर्म होते हैं, या हेल्पिंग वर्ब को ही हम अदर वर्ड्स में ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स कितना होता है, किसी को मालूम है? टोटल नंबर ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स होता है 24। कितने होते हैं इन टोटल? 24 होते हैं, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इनको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देखिएगा। नंबर 1 इज प्राइमरी ऑक्सिलरीज, नंबर 1 इज प्राइमरी ऑक्सिलरीज। मेरे साथ रिपीट करें, बोलने की कोशिश करें ताकि आपको आपके माइंड में भी ये चीज़ जाए। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिएगा, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे। सबसे पहला होता है डू टाइप। डू टाइप में बताइए, डू टाइप के वर्ब कौन कौन से होते हैं? डू टाइप में होते हैं डू, डज और इसका पास्ट फॉर्म डिड। ठीक है, सेकेंड टाइप होगा हैव टाइप। हैव टाइप में हैव के तीनों फॉर्म हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे? हैव खुद, इसका सिंगुलर फॉर्म हैज़ और इसका पास्ट फॉर्म हैड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट बी टाइप, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पैसिव वॉइस के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। तो बी टाइप का कौन सा वर्ब होता है गाइस? बी टाइप में आते हैं, प्रेजेंट में तो आ जाते हैं इज, एम, आर। ओके, और पास्ट में आ जाते हैं दो, वॉज एंड वर। तो ये आपको रिमेंबर रखने हैं, याद रखने हैं कि बी टाइप के वर्ब होते हैं एम, आर एंड वॉज, वर। इसके अलावा बी खुद, बीइंग, कंटिन्यूस टेंस में अगर आपको यूज़ करना है तो इसका बीइंग फॉर्म यूज़ करते हैं, और परफेक्ट फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म। ये क्या होता है? वर्ब बी का थर्ड फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है, वैसे ही वर्ब बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन होता है। ध्यान रखना है ये, ठीक है। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। डू टाइप डू, डज, डिड। हैव टाइप हैव, एज एंड हैड। और बी टाइप इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग एंड बीन। ये 8 हो जाते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर 5 एंड बी, बीइंग एंड बीन 3, 8। ओके, तो वर्ब बी के 8 फॉर्म्स हो जाते हैं। आगे देखते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बाद सेकेंड टाइप आता है आपके ऑक्सिलरीज का, मॉडल ऑक्सिलरीज। कौन से ऑक्सिलरीज आते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज। तो मॉडल ऑक्सिलरीज कितने होते हैं गाइज? मॉडल्स कितने होते हैं? सिंपली मॉडल्स होते हैं 13। मैंने बताया अभी वो 11 थे, ये 13 हो जाएंगे। तो 13 कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं। वैसे तो मालूम होना चाहिए आप लोगों को कि मॉडल कौन कौन से होते हैं। कैन, कुड, विल, वुड। एक फॉर्म में याद रखिए, कैन, कुड, विल, वुड एंड शैल, शुड। शैल एंड शुड, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड। 6 ये हो गए। इसके अलावा मे, माइट एंड मस्ट 3। इसके अलावा 2 मॉडल्स हैं जिनमें टू का यूज होता है। कौन कौन से मॉडल्स में टू आता है? यूज्ड टू एंड ऑट टू। यूज्ड टू एंड ऑट टू, इन दोनों को टू के साथ यूज किया जाता है। और 2 मॉडल्स हैं जिनमें नॉट आता है। कौन कौन से मॉडल्स में नॉट आता है? एक नीड में आता है, नीड नॉट,
और दूसरा है डेयर नॉट, नीड नॉट एंड डेयर नॉट। तो ये 13 होते हैं मॉडल्स, कैन कुड, विल वुड, शैल शुड, मे माइट मस्ट, यूज्ड टू एंड नॉट टू, नीड नॉट एंड डेयर नॉट। तो आई होप कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं ये पता चल गया होगा। ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इज 24। दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एंड मॉडल्स। प्राइमरी होते हैं डू टाइप, डू डज डिड, हैव टाइप, हैव हैज हैड, एंड बी टाइप, इज एम आर, वॉज वर। मेनली तो वही होते हैं। पैसिव वॉइस में के हिसाब से हम देखें तो बी, बीइंग और बीन भी आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वर्ब बी को कैसे यूज करना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, चलिए अभी हमने देखा था कि पैसिव वॉइस जो होता है उसमें हमें क्या यूज करना है। पैसिव वॉइस क्या होता है कि जब हम वर्ब को या ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं तो सेंटेंस इज रिटन इन दी पैसिव वॉइस। ठीक है, और जब हम डूअर को इंपॉर्टेंस देते हैं सेंटेंस इज रिटन इन दी एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेंस के हिसाब से, इसको समझने की कोशिश करेंगे। टेंस याद रखें, जब आप क्या कर रहे हो, वर्ड, ये वर्ड ध्यान से देखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। कई सारे टॉपिक हैं जो इस टॉपिक में आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आपको सेंटेंस, ट्रांस मीन्स चेंज करना। ट्रांस जहां भी लिखा होगा ये गाइस ध्यान रखना है, ट्रांस मीन्स चेंज, और फॉर्म का मतलब तो मालूम ही होगा। तो आपको केवल फॉर्म चेंज करना है, चेंज फॉर्म, चेंज फॉर्म नॉट द मीनिंग। ये टॉपिक अपने आप में क्या कहता है, चेंज फॉर्म नॉट द मीनिंग। क्या चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, फॉर्म चेंज होना चाहिए ओनली। यानी कि जब आप एक्टिव को किसमें चेंज कर रहे हो, एक्टिव को पैसिव में चेंज कर रहे हो, तो क्या चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, फॉर्म चेंज होना चाहिए, एक्टिव से पैसिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा कैसे मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अगर जैसे कि आई, चलिए सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, रोहन हैज killed a butterfly। रोहन हैज किल्ड ए बटरफ्लाई। रोहन ने एक बटरफ्लाई को मार दिया है। ठीक है, अगर इसको हमें, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, रोहन ने बटरफ्लाई को मार दिया है। अब इस सेंटेंस का हम अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, हमें ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आना है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए बटरफ्लाई, ए बटरफ्लाई। अब हैज को अगर हम हैड कर देते हैं, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टेंस चेंज कर देते हैं। चलिए टेंस चेंज कर देते हैं, ए बटरफ्लाई हैड, और हैज हैव हैड के साथ हमेशा बीन का यूज करना है हमें। आगे हम इसको अभी डिस्कस करेंगे कि वर्ब कैसे चेंज करना है हमें। तो ए बटरफ्लाई हैड बीन किल्ड, हैड बीन किल्ड बाय रोहन। अब ये सेंटेंस का मीनिंग देखिए, दोनों सेंटेंसेस का। रोहन ने बटरफ्लाई को मार दिया है, ये हैज है, ये प्रेजेंट का मीनिंग दे रहा है। यहां हमने हैड कर दिया है, मार दिया था या मार चुका था, वह मार चुका है बटरफ्लाई को, यहाँ मार चुका था, मीनिंग चेंज हो गया। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, और मीनिंग चेंज ना हो इसके लिए हम टेंस को भी चेंज नहीं कर सकते। तो याद रखें, जब आप एक्टिव को पैसिव में चेंज कर रहे हो तो टेंस शुड नॉट बी चेंज, टेंस शुड नॉट बी चेंज्ड। याद रखना है, टेंस किसी भी कीमत पर आपको चेंज नहीं करना है। क्यों चेंज नहीं करना है टेंस को, उसका रीजन समझ में आया? क्योंकि अगर आप टेंस चेंज करोगे सेंटेंस का तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। हमारा टॉपिक जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन में और कौन कौन से टॉपिक आते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के अलावा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आता है, और आपका आपने पढ़ा होगा कि डिग्री चेंज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, वो वाला टॉपिक भी आता है। और इसके अलावा इंटरोगेटिव में चेंज करना, या फिर किसी पॉजिटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना, तो वहाँ वो सारे टॉपिक इसमें आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्म चेंज करना होता है, नॉट द मीनिंग, मीनिंग चेंज नहीं करना होता है। इसलिए हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते समय क्या चेंज नहीं करेंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो टेंस की बात कर रहे थे, टेंस को चेंज नहीं करना है। अब
चेंज क्या करना है फिर? टेंस का मतलब वर्ब। टेंस किसे कहते हैं? फॉर्म ऑफ वर्ब को टेंस कहते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब को टेंस कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट की, या सिंपल टेंस की बात कर लेते हैं गाइस। किसकी बात कर लेते हैं? सिंपल टेंस की। सिंपल टेंस से मेरा मतलब दोनों है, प्रेजेंट एंड पास्ट। क्या है मेरा मतलब? प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों ही है। आपको क्या करना है? प्रेजेंट में हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं? टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म। यहाँ पर आपको एस या ईएस भी देखने को मिल सकता है प्रेजेंट में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो अगर सिंपल टेंस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव को एक्टिव में चेंज करना है, तो आपको किस तरह के चेंजेस करने होंगे वो देखते हैं हम। फिलहाल एक्टिव से पैसिव की बात करेंगे। तो देखिए, आपको एक सेंटेंस है, कबीर राइट्स पोएम्स। कबीर राइट्स पोएम्स। कबीर पोएम लिखते हैं। सेंटेंस प्रेजेंट में लिखा है मैंने, पास्ट की कबीर की बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, प्रेजेंट है। जब आप प्रेजेंट की बात करें तो मैंने कहा एक्टिव को जब पैसिव में चेंज करें तो आपको करना क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट आपका? पोएम्स, ओके, पोएम्स। अब क्या करना है आपको? ऑक्सिलरी वर्ब लगानी है। क्या लगाना है? ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी आएगी? वर्ब बी। वर्ब बी की प्रेजेंट में कौन सी फॉर्म? इज, एम, आर। याद रखना है प्रेजेंट में कौन से फॉर्म आएंगे? इज, एम एंड आर। फिलहाल हम इनमें से कौन सा यूज करेंगे बताएं? पोएम्स के साथ क्या आएगा? आर आएगा। पोएम्स आर, ठीक है। प्रेजेंट में इज, एम, आर। अगर यही सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में होता तो हम क्या यूज करते? वॉज या वर का यूज करते, ठीक है। तो हो जाता पोएम्स वर। फिलहाल प्रेजेंट का है हमारा सेंटेंस राइट्स, तो पोएम्स आर। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं पैसिव वॉइस में? थर्ड फॉर्म। तो पोएम्स आर रिटन, पोएम्स आर रिटन। और सब्जेक्ट को हम जनरली बाय लगाकर लिखते हैं, लेकिन हमेशा बाय नहीं लगाते, तो बाय कबीर। तो पोएम्स आर रिटन बाय कबीर। तो टेंस की बात कर रहे थे। देखिए, एक और सेंटेंस हम देखते हैं। सचिन scored a ton। सचिन scored a ton। टन गाइज 100 को कहा जाता है। सचिन scored a ton in the last game। in the last game। देखिए, क्या करना है? वही ऑब्जेक्ट पहले आएगा। क्या है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट हमेशा आपको वर्ब से के बाद देखने को मिलेगा। वर्ब के बाद क्या आएगा? ए टन। ए टन कौन सा टेंस है? स्कोर्ड, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हमें एजएमआर या वॉज वर्ब में से क्या यूज करना है? ए टन के साथ वॉज। ए टन वॉज स्कोर्ड by Sachin in the last game। इसको एडवर्ब कहते हैं। जो प्लेस हमें, जो वर्ड्स हमें टाइम या प्लेस के बारे में बताते हैं, उन वर्ड्स को कहते हैं एडवर्ब। जैसे कि इन द लास्ट गेम जो है वो एक एडवर्ब है, क्योंकि हमें एक टाइम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट में हमें क्या यूज करना है? इज, एम, आर। और पास्ट में हमें क्या यूज करना है? वॉज या वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यही हमारा पैसिव स्ट्रक्चर है। इज, एम, आर प्लस वी थर्ड और वॉज वर्ब प्लस वी थर्ड, ठीक है। तो और एग्जांपल देख लेते हैं इसको। देखिए, सीता मैरिड राम। देखिए क्या होगा? पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में हमें क्या यूज करना है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा राम। पास्ट टेंस में वॉज मैरिड बाय सीता। बताइए, सही है?
नहीं। इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? हमें यहाँ पे बाय का यूज़ नहीं करना। ये जो वर्ब है मैरिड, इसके साथ बाय नहीं आएगा क्योंकि इसका मीनिंग ही कुछ और हो जाएगा। राम वॉज मैरिड बाय सीता, यानी कि राम की शादी सीता के द्वारा करवाई गई किसी और से, इसलिए हम बाय नहीं लगाते यहाँ पे। मैरिड के साथ हम टू का यूज़ करेंगे। राम वॉज मैरिड टू सीता, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एक और सेंटेंस, माय father lives in a small village। इस सेंटेंस को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, बताइए कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट कहाँ है इसमें? इज देयर एनी ऑब्जेक्ट? अगर आपको ऑब्जेक्ट को ढूंढने में परेशानी हो तो क्या करें? देखिए सबसे पहली चीज़, ऑब्जेक्ट जो होता है वो कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ नंबर 1। नंबर 2, जो ऑब्जेक्ट है वो आफ्टर द वर्ब आता है। कहाँ आता है? आफ्टर द वर्ब, वर्ब से पहले नहीं हो सकता। ये पॉइंट आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, वर्ब के बाद, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3, व्हाट या हुम के आंसर में इसको आना चाहिए। व्हाट के आंसर में या हुम के आंसर में। व्हाट मीन्स क्या और हुम मीन्स किसे या किसको। तो देखते हैं सेंटेंस, माय फादर लिव्स इन यूएसए। पहले ये सेंटेंस देखो, सीता मैरिड राम। सीता ने किससे शादी की? हुम, किससे? राम से। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ? हुम के आंसर में आया। फिर दूसरा नाउन भी है, तीसरा आफ्टर द वर्ब भी है, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस सेंटेंस में देखते हैं, वर्ब यहाँ है, इसके बाद क्या है? कोई नाउन या प्रोनाउन है? जी नहीं। इन अ स्मॉल विलेज, कोई भी नाउन नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं है। दूसरा ये जो इन अ स्मॉल विलेज, फादर क्या करते हैं? नहीं, कुछ कोई व्हाट के आंसर में कुछ नहीं है। किसे? नहीं। कहाँ के आंसर में आ रहा है? ये वेयर के आंसर में जो आते हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, वो एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं? वेयर के आंसर में आने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। तो जिन सेंटेंसेस में कोई ऑब्जेक्ट ना हो उनका पैसिव नहीं बनेगा गाइस, याद रखना है। जिन सेंटेंसेस में कोई ऑब्जेक्ट ना हो उनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इस वर्ब को हम क्या कहेंगे? इंट्रांसिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब, चलिए इसको थोड़ा समझते हैं, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। TRANSITIV, ट्रांसिटिव वर्ब, और दूसरा है इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं इसको हम यहाँ समझेंगे। देखिए, ट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में क्या कहा जाता है? सकर्मक। क्या कहा जाता है? सकर्मक क्रिया। यानी कि सकर्म का मतलब होता है कर्म के साथ, विद ऑब्जेक्ट। ऐसी क्रिया जिसके बाद ऑब्जेक्ट हो, जिसके बाद क्या हो? ऑब्जेक्ट। यानी कि वर्ब के बाद क्या होना चाहिए? प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वर्ब के बाद क्या होना चाहिए? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई ना कोई, ठीक है। तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? डायरेक्ट ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, वी रोट ए लेटर। वी रोट, हमने लिखा। अभी मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट को पहचानने के 3 तरीके हैं। ऑब्जेक्ट को पहचानने के 3 तरीके हैं। पहला, ये वर्ब के बाद आता है। ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कहाँ आता है? वर्ब के बाद आता है, आफ्टर द वर्ब। सेकंड, कि ये व्हाट और हुम के आंसर में होना चाहिए। किसके आंसर में होना चाहिए? व्हाट या हुम के आंसर में होना चाहिए। थर्ड, कि अच्छा, एक सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो डबल ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, यानी व्हाट के आंसर में भी हो सकता है और हुम के आंसर में भी हो सकता है। ये अच्छा, व्हाट के आंसर में और हुम के आंसर में जो चीज़ें आएंगी वो नाउन, या तो नाउन होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? प्रोनाउन होना चाहिए, ठीक है। एक सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? 2, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। इसकी भी अभी बात करेंगे।
लेकिन उससे पहले हम इसको क्लियर करते हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। देखते हैं हमारे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं। हमने लिखा क्या, क्या मतलब व्हाट, और व्हाट के आंसर में जो वर्ड आता है वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब ए लेटर जो है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है कर्म के साथ, यानी कि ऐसी क्रिया जिसके बाद क्या होना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए एक। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसके बाद होना चाहिए। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक, अकर्मक क्रिया, यानी कि ऐसी क्रिया जिसके बाद क्या नहीं हो, आ का मतलब नहीं, नेगेटिव बनाता है ये वर्ड। तो ऐसी क्रिया जिसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। अब किसी से पूछो ऑब्जेक्ट क्या है तो लोग कहेंगे इन द स्काई, या द स्काई ऑब्जेक्ट है। तो एक बार देख लेते हैं कि कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, यानी कोई पर्सन या थिंग होनी चाहिए। तो यहाँ वर्ब के बाद देखिए कोई ना तो नाउन है ना प्रोनाउन है। ठीक है, दूसरी चीज़ व्हाट और हुम के आंसर में, यानी क्या या किसे के आंसर में। बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स क्या उड़ा रहे हैं भाई, कुछ नहीं उड़ा रहे बर्ड्स। तो बर्ड्स किसे उड़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं। ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ना कोई नाउन है ना कोई प्रोनाउन है, ना ही व्हाट और हुम के आंसर में। सेंटेंस में क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो वर्ब कैसी होगी, फ्लाइंग जो वर्ब होगी उसको क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब के क्या नहीं बनते, नो पैसिव फॉर्म। इंट्रांजिटिव वर्ब का क्या फॉर्म नहीं होता, नो पैसिव फॉर्म। इस वर्ब का कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं होता है, इंट्रांजिटिव का ओनली ट्रांजिटिव का होता है। ठीक है, अब हम आज की लास्ट चीज़ के बारे में और बात कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही हमारे पैसिव वॉइस का आधार होता है वर्ब के अलावा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट सेंटेंस में जब हम पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले आता है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है, देखिए आफ्टर द वर्ब होना चाहिए, आफ्टर द वर्ब होना चाहिए। दूसरा नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तीसरा व्हाट या हुम के आंसर में आएगा, व्हाट या हुम, यानी व्हाट के आंसर में क्या और हुम किसे कहते हैं, किसे या किसको। तीसरा एक सेंटेंस, नंबर 4, एक सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझें, एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिनमें से एक को कहेंगे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरे को कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं तो एक डायरेक्ट होगा और दूसरा इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, अब कैसे पहचानेंगे, जो व्हाट के आंसर में होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि ये कोई थिंग होगा, जनरली ये कोई थिंग होगा या थिंग को बताने वाली कोई चीज़ होगा, व्हाट के आंसर में होगा। और इनडायरेक्ट जो है ये हुम के आंसर में होगा, यानी कि ये कोई पर्सन होगा। हुम के आंसर में जो आता है वो एक पर्सन होता है, तो ये एक पर्सन होगा। इसको एक बार 2 ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस, कुछ वर्ब्स हैं जैसे कि सेंड है, गिव है, तो गिव टाइप की जो वर्ब होती हैं ज़्यादातर उनमें आता है ऑफर है। ये सारे देखिए पैटर्न, देखिए सेंड, गिव, इसमें कुछ ना कुछ दिया जा रहा है। ये वर्ब्स जो होते हैं इनमें 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, देखिए सी हैज़ सेंट, सी हैज सेंट मी ए रोज, सी हैज सेंट मी अ रोज। सेंटेंस देखिए, ये हो गया सब्जेक्ट हमारा, हैज, हैज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। सेंट ये हो गया हमारा मेन वर्ब। हैज हैव के साथ कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की 3rd फॉर्म आती है ऑलरेडी, लेकिन ये पैसिव नहीं है, एक्टिव है क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मी, उसने किसे दिया, हुम, हुम को क्या कहते हैं, किसे, किसे दिया, मुझे। कैसा ऑब्जेक्ट होता है, हुम के आंसर में आने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है गाइस। ठीक है, तो मी ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
और व्हाट क्या दिया, ए रोज। तो ये किसके आंसर में आया, व्हाट, और व्हाट के आंसर में आने वाला कैसा ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, किसे दिया, मुझे, इसको बोलेंगे IO यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे DO यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो उस एक सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं रेस्ट करते हैं, इसके बाद बात करेंगे